है। ठीक, तो मानक विचलन को हमने तुम्हें बताया कि यह जो है सभी प्राप्तांकों पर आधारित होता है। मानक विचलन सभी प्राप्तांकों पर आधारित होता है और प्राप्तांकों में से मध्यमान को घटाकर जो विचलन प्राप्त होता है उस विचलन के वर्ग का औसत का वर्गमूल वो कहलाता है मानक विचलन। और जिस तरीके से ये डेफिनेशन कहती है उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों को सवाल भी हल करने हैं। जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा इसी स्टेप को फॉलो करके और मानक विचलन हम लोगों ने निकलते हुए पिछली बार कैलकुलेशन की थी कि किस प्रकार से होगा। उसका दूसरा एग्जाम्पल भी था जो कि हमने बताया था। हम एक बार देखते हैं, अगर होगा तो फिर से उसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये पहला तरीका है अवर्गीकृत आंकड़ों का जिससे कि हम मानक विचलन निकालते हैं। इसके आगे भी एक और इसका प्रोसेस होता है जहां पर कि हमें मध्यमान निकाल करके घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी तो मान लो जो पिछला सवाल किया उसमें मध्यमान सीधा सीधा आया था, तुम लोगों ने निकाला था मान, तो 55 में 5 से भाग करके 11 आया था, तो 11 को घटा दिया हमने, सीधे सीधे निकल गया संख्या, तो वर्ग ज्ञात कर लिया। लेकिन एक कंडीशन होती है कि मध्यमान का मान कभी कभी दशमलव में भी आता है। ठीक है, तो जब मध्यमान का मान दशमलव में आता है तो उस समय क्या होगा, जब हम प्राप्तांक में से घटाएंगे तो जो संख्या हमको मिलेगी वो भी दशमलव में आएगी। फिर उसका हमें वर्ग करना है, तो जब हम उसका वर्ग करेंगे तो वो संख्या और बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको करते करते हमें बहुत समय लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हमें और चीजें तो निकालनी है बट ये प्रोसेस नहीं करना है कि पहले हम मध्यमान निकालें फिर उसको माइनस करें, ये सब हमको वहां पर नहीं करना है। ठीक है, तो हम प्रेजेंटेशन अपना अब शेयर कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम तुम्हें बताते जाएंगे कि किस तरह से इस फॉर्मूले को प्रयोग करके हम लोग मध्यमान की गणना करते हैं। और ये तो दो तरीके हो जाएंगे, अवर्गीकृत आंकड़ों से हम कैसे मध्यमान निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों से किस प्रकार से मानक विचलन की गणना की जाती है। और वो जो प्रोसेस है तुम लोग आज और कल में बैठ करके इसको देख लोगे कि कैसे ये प्रोसेस हुआ है। फिर परसों की क्लास में हम एसजी का बताएंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है, और इसके बाद ये मानक विचलन वाला टॉपिक हो जाएगा मेरी तरफ से पूरा। केवल तुम लोग को ही प्रैक्टिस करनी रहेगी। आज और कल में बैठ करके पिछले हफ्ते नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसको ढंग से समझना है तो आज कल परसों ये 3 दिन में लग करके, ट्यूसडे को भी मेरी ही क्लास होगी, तो ये 4 दिन में लगातार हम लोग अगर करेंगे तो मानक विचलन का जो आपका एक बड़ा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मानक विचलन से अकेले सवाल आते हैं। मध्यमान जब पूछेगा तो मध्यमान माध्यिका बहुलांक एक साथ पूछता है और मानक विचलन का अकेला सवाल भी देता है। तो अगर हम आज जो करा रहे हैं उसको आउटलाइन लेते हुए तुम लोग अभी आज शाम को, कल सुबह, परसों भी सुबह का टाइम रहेगा, परसों दोपहर में क्लास होगी, तब तक इसको देख लेना, समझ लेना। एक बार तुम समझोगे, एक बार हम बताएंगे, फिर सॉल्व करोगे, तब जा करके कर पाओगे। और ये सोचो कि केवल पढ़ के भी रख लें और कर लेंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। केवल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ऐसे तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि हमें बिना पढ़े वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। अब इसको करना आप लोगों के जिम्मे है कि आप लोग इसको करिए। ये देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल था जो हम लोग अभी कह रहे थे। ठीक है, देखा इसकी सूरत, याद आया, इसे पढ़ा था?
नहीं याद आया? ओके यस मैम, पढ़े थे, देखो बताई हम, थी। हाँ तो बताए थे ना, हम एक बार फिर बता दे रहे हैं। इसको बैठ करके आज करना। देखो यहाँ पर हमको ये सवाल दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करो। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में 6 नंबर वाले में ये सवाल तुम्हें मिल जाए करने के लिए, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आंकड़े दिए हैं, इनको हमने लिख लिया ऐसे सीधे करके। ठीक, 11, 15, फिर यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 13 लिखा है, जोड़ करके देखो, फिर 14, 10, 18, 17, जोड़ के कितना आएगा ये? 5, 1, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14 ही हो। ये जो 13 है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये भी 13 ही होगा। हाँ, ये गलत लिख गया है यहाँ पे। तो इन आंकड़ों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा? 98। अब 98 में हमको क्या करना होगा, जितनी संख्याएं हैं उससे जब हम भाग दे देंगे तो हमको मध्यमान पता चल जाएगा। यस मैम। यस मैम। मध्यमान तो तुम लोग निकाले हो ना, जितनी संख्याएं हैं सबके जोड़ को हम उतनी संख्याओं से भाग दे देंगे। तो हमने 98 को 7 से भाग दे दिया, हमको मिला कितना? 14 मिल गया। ये 14 क्या है? मध्यमान है। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या होता है, ये प्राप्तांक है, एक्स है, एक्स में से हमको एम घटाना होता है। ये जो एम मिला, ये 14 एम है ना, तो एक्स में से एम को घटाना होता है, सारे एक्स में से एम को घटाएंगे तो यहाँ पे मान हमको मिलता चला जाएगा। 14 बड़ा है, 11 छोटा है, घटाएंगे तो -3। 15 बड़ा है, 14 छोटा है, 1। 13 छोटा है, 14 बड़ा है, -1। ठीक, इस प्रकार से ये मान हमको मिल गए। अब ये क्या होता है, ये स्मॉल एक्स हो जाता है जो हमने बताया था तुमको। फिर हमको क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करना होता है। अब 3 का स्क्वायर किया 9, और हमने तुम्हें ये भी बताया था कि माइनस का स्क्वायर करने पर जो चिन्ह होता है वो प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ 9 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 4 चौका 16 हो गया। अब -4 का भी वर्गमूल वर्ग जो होता है वो 16 होता है, और 4 का भी जो वर्ग होता है वो 16 होता है। ठीक, और इसके बाद 17 में से 14 गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो अब ये तो एक्स स्क्वायर था, अब इसको जोड़ देंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो होगी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये कितनी हो जाएगी? 52। ठीक है, इसको हमने जब ऐड किया तो ऐड करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ गई? 52। अब फॉर्मूला क्या है? एस जी बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 52। हाँ, और उसके बाद एन कितना है? 7 है। और रख करके तो रख के इसका कैलकुलेशन करेंगे। 52 को 7 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा कितना? 7.4286 ये मान आएगा। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2.7 और 3, 2.73। ये इसका उत्तर होगा। इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करना। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि आगे कौन। अच्छा देखो, जो हम तुम लोग से बात कह रहे थे अभी कि दिक्कत होगी अगर मान लो ये वर्गमूल ये जो मध्यमान है ये 14 की जगह 14.46 आ जाए, या 24 आ जाए, कुछ भी आ जाए दशमलव में, तब क्या होगा? तब हम इतनी आसानी से क्या इसको घटा पाएंगे? जितनी आसानी से यहाँ घट गया है, ये पूरा है तब तो घट गया है, लेकिन अगर दशमलव में होगा तो क्या होगा? बेटा, दशमलव दिक्कत घटा है, के आता। इतनी आसानी से नहीं घटा पाएंगे, आसानी से नहीं कर पाएंगे। ये जो गणना होगी, जो कैलकुलेशन होगी, वो लंबी हो जाएगी। अब अगर मान लो 11 में से 14.46 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3.46 आएगा। अब 3.46 का जब वर्ग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, और इसी तरह से सबका वर्ग करना होगा। तो सबका वर्ग करते करते हमको लग जाएगा कम से कम आधा घंटा लग जाएगा ना, उससे कम में तो नहीं होने वाला। पहले माइनस करना है, माइनस करके वर्ग करना है, वर्ग करके लिखना है, फिर भी जो वैल्यू आएगी वो भी यहाँ पर किस में आएगी? दशमलव में आएगी। तो कैलकुलेशन इस तरीके से थोड़ी लंबी हो जाती है।
तो इसी से बचने के लिए क्या हम करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। एक दूसरा है एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, देखने में एक लग रहा है लेकिन है ये अलग। यहाँ ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है ये केवल और केवल प्राप्तांकों के वर्गों का योग है, और यहाँ ये जो सिग्मा एक्स है ये प्राप्तांकों का योग है। ठीक है, तो जो हमने तुम्हें बताया ये फॉर्मूला उसी लिए है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि मध्यमान का मान दशमलव में आता है तो गणना करना कठिन होता है। कठिन होता है, ये बात समझ गया ना तुम लोग कि दिक्कत आसान है। यस मैम। कठिन है। अगर मीन हमारा पॉइंट में आएगा तो उसके कारण जो वैल्यूज होंगी वो सबकी सब डेसिमल में होंगी, और उनको हमें स्क्वायर करने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, असंभव तो नहीं है लेकिन हाँ वो और कठिन हो जाता है। तो जिससे मानक विचलन ज्ञात करना कठिन और समय व्ययी हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकार प्राप्तांकों से माध्यमान से विचलन ज्ञात किए बिना ही इस फॉर्मूले का यूज करके एस डी ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो यहाँ पर भी वर्ग है। ये क्या है, होल स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ तक तो चीजें अच्छी दिख रही हैं, आगे भी अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा देखने में लंबा लगेगा। तो लंबाई से मत घबराना, क्योंकि लंबा चाहे जितना हो तुम्हें तो प्रोसेस को केवल फॉलो करना है कि किस प्रोसेस से हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बढ़ जाए कि रुक जाए? बढ़ जाइए नहीं बोलोगे तुम लोग? बढ़ जाए मैम। अच्छा, अब पिछला कौन पढ़ेगा? पढ़ लोगे ना मैम अभी लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। ये लीजिए आ गया एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 16, 15, 14, 11, 18 और 12 का मानक विचलन ज्ञात करो। ठीक है, ये कुछ संख्याएं दी हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनका मानक विचलन ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, हमने इन संख्याओं को ऐसे टेबल बना दिया। ये क्रम का कोई यहाँ विशेष मतलब नहीं है, ये तो बस ऐसे ही सवाल में लिखा रहा होगा तो वहीं से कॉपी हो गया है। हमें करना क्या है, एक्स की वैल्यूज रखनी है और उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रख दिया 16, 14, 15, 14, 11, 18 और 12। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये जो सवाल इस तरीके से लिखा था हमने उसको ऐसे उतार दिया, है ना? ठीक है, अब इसके बाद हमने इसका कर दिया समीशन। तो ये कितना हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स हो जाएगा। 86 जो है ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा एक्स की, ये एक्स है ना? हाँ, तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, 86। और ये पिछले वाले में देखो, यहाँ जो फॉर्मूला है यहाँ पर तुम्हें सिग्मा एक्स की जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले में रखने के लिए सिग्मा एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सिग्मा एक्स कैसे मिला हमको, एक्स को हमने रख करके सबको जोड़ दिया तो हमको जो मिल गया वो वैल्यू क्या थी, सिग्मा एक्स। ठीक है, समझ में आ गया ना सिग्मा एक्स कहाँ से आएगा? यस मैम। प्राप्तांकों को, जो भी हमारे स्कोर्स हैं उनको हम लिखेंगे और लिखने के बाद उसको हम कर देंगे ऐड, तो जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी सिग्मा एक्स। और उसके बाद फिर आ जाती है अगली बात, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, ये 16 है, 16 का कर देंगे वर्ग, ये हो जाएगा 256। वर्ग करने आता है बच्चों? यस मैम। स्क्वायर कैसे करते हैं? किसका मैम, वर्ग? जैसे 16 है तो 16 का 16 वर्ग, में फैक्टर कर देंगे हो जाता। हाँ 16 का 16 में कर देंगे गुणा,
है ना, मल्टीप्लिकेशन, तो वो 16 का वर्ग हो जाएगा। तो 16 में 16 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 256, जो कि यहाँ पे लिखा है हमने। ठीक, तुम लोग करके देखना इसको, ये नहीं कि केवल सवाल की तरह थियरी की तरह पढ़ लो, केवल क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन लिखने के बाद। हाँ बेटा, 16 का वर्ग होता है 256। हाँ वो तो होता है, लेकिन बात इसकी है ना कि जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग है, उन्हें तो पता है कि 16 का वर्ग 256 होता है। जो कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करते हैं उनको तो सपने में भी पूछ लो नींद से जगा करके तो भी बता देंगे। लेकिन जो बच्चे उस चीज को रोज नहीं करते हैं तो उनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है कि हाँ ये कैसे होगा, है ना। तो 16 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 में 16 का कर देंगे गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा 256। इसी तरह से 15 में 15 का गुणा करेंगे, वर्ग हो जाएगा 225। 14 का वर्ग होता है 196, 11 का होता है 121, हाँ 196, 11 का होता है 121, 18 का होता है 324। 18 में 18 का गुणा करके देख लो, इतना ही मिलेगा 324। और 12 में 12 का जब हम इंटू करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज 144। ठीक, तो ये हमें मिल गई एक्स स्क्वायर की वैल्यूज। अब हमको क्या करना है, इन सब का समेशन करना है, जोड़ करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए था, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर तुमने निकाल लिया सबका अलग अलग, है ना। अब एक्स स्क्वायर के बाद क्या करोगे, उसका कर दोगे सिग्मा। तो सिग्मा करके वैल्यू कितनी आ रही है, 1266। क्लियर हो बच्चों, दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, एक चाहिए थी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हमें कैसे मिली, ये एक्स को हमने लिखा और इसको जोड़ दिया तो हमको मिल गया सिग्मा एक्स। दूसरी हमें वैल्यू चाहिए थी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके लिखा और लिख करके सबको समेशन कर दिया। ठीक है, सबको जोड़ दिया, तो जोड़ने पर हमको मिल गई वैल्यू 1266। अब सूत्र में मान रखने पर, सूत्र क्या था, इधर देखो सूत्र ये है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ सिग्मा एक्स की जगह पे कितना रखा जाएगा, 1266, ये वाली वैल्यू इसको रख दिया, अपॉन एन कितना है 6 है। फिर माइनस, माइनस के बाद इधर देखो फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। नहीं, ध्यान दो, सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर है ये, है ना। तो ये सिग्मा एक्स की जगह हम रखेंगे 86, 86, और एन की जगह पे कितना रखेंगे, कितनी है वैल्यू एन की, 6 है ना। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम 86 रखेंगे और 6 रखेंगे तो वर्ग का मतलब हो जाता है, जब उसका स्क्वायर रहता है तो उसका मतलब हो जाता है 86 अपॉन 6 इंटू 86 अपॉन 6। ये बात जानते हो, वर्ग करने का मतलब यही होता है कि उन संख्याओं का हमने 2 बार इंटू किया है, जो भी संख्या है उसको हमने 2 बार इंटू किया है। ठीक है, तो दैट इज स्क्वायर। तो हम 86 रखेंगे ऊपर, 6 रखेंगे नीचे, और इसका फिर हम क्या कर देंगे, इसका हम और आगे का प्रोसेस करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। इधर तो तुम्हें क्लियर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। अब यहाँ पर क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, है ना। ये एक्स है, ये एन है, एक्स अपॉन एन, एक्स अपॉन एन, इसका होल स्क्वायर 86 इंटू 86 और 6 इंटू 6। अब करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के बाद जब कैलकुलेशन हो जाएगी तो तुमको वैल्यूज इस तरीके से मिलेंगी। ये 1266 अपॉन 6 की वैल्यू हो जाएगी 211, 211, और ये 86 इंटू 86 अपॉन 6 इंटू 6 को जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 205.444। ठीक, अब माइनस करने पे ही आ जाएगा अंडर रूट 5.55, और अंडर रूट निकालने पर ही आ जाएगा 2.36। ये है इसकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, ये है अवर्गीकृत आंकड़ों से बिना मध्यमान निकाले मानक विचलन की गणना करने की विधि। दिस इज द प्रोसेस
to calculate the standard deviation from the ungrouped data without the calculation of mean. यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए? We need two values. First one is sigma x. sigma x के लिए हम क्या करते हैं? रॉ स्कोर्स को लिखते हैं और रॉ स्कोर्स को लिखने के बाद उनका हम कर देते हैं समीशन. तो यहाँ पर ये वैल्यू मिली है हमको 86 और सेकेंड वैल्यू जो हमें चाहिए दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर. तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं? रॉ स्कोर्स का हम स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायर करके अंत में उसको ऐड कर देते हैं. ऐड करके फिर हम फॉर्मूले में उस इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं. तो फॉर्मूले में रखने पर क्या होगा? सबसे पहले हमें रखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर. सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1266, एन है 6, फिर माइनस हमने क्या रखा वहां पे? सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. तो उसको रखने के बाद सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपके सामने हैं. तो इन वैल्यूज को आप खुद से कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आपकी भी इतनी ही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं. और अगर नहीं आ रही हैं तो मंडे को आप लोग बिल्कुल फ्रीली पूछ लीजिएगा कैलकुलेशन में, जो भी पार्ट जहां से भी नहीं आता हो, कुछ भी हो उसमें, स्क्वायर कैसे हो रहा है या किस तरह से अंडर रूट निकल रहा है या कैसे हम गुणा कर रहे हैं, कैसे भाग कर रहे हैं, जहां जिस भी जगह पे तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तुम लोग उस दिन पूछ लेना. लेकिन क्वेश्चंस तभी अराइज होंगे जब करोगे. अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आने का सवाल ही नहीं है. ठीक है, चलो ये इतना हो गया. अब बढ़ते हैं आगे. आगे तो है इसका स्टेप कि हम कैसे करते हैं, वो हमने तुम्हें बता ही दिया है. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? प्राप्तांकों को जोड़ करके सिग्मा एक्स ज्ञात करना है. फिर प्राप्तांकों का वर्ग करना है और उनको जोड़ करके सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है. देन सूत्र में मान रख करके कैलकुलेशन करनी है और जो मान हमको मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी द एलजी या मानक विचलन. ठीक है, अब आ जाइए अगला और थोड़ा बड़ा हिस्सा इसका, जिसमें कि हमें वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा मानक विचलन की गणना करनी है. ठीक है, तो आज हम इसका केवल फॉर्मूला बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाती है. कैलकुलेशन हम आज करके नहीं बताएंगे पूरा, केवल हम इसको एक आउटलाइन दे रहे हैं. तो तुम लोग पहले इतना पढ़ लेना, तभी फिर जाकर के हम लोग मंडे को आगे करेंगे, जिससे कि वो चीजें क्लियर हो पाएंगी. ठीक है, तो अब इसमें देखिए मानक विचलन के जो कैलकुलेशन की जाती है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की जाती है, उसके लिए दो मेथड्स हैं. जैसे हम लोगों ने मीन में देखा था, देयर वर टू मेथड्स. फर्स्ट वन वाज द लॉन्ग और सेकंड था अज्यूम्ड मीन. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी उसी लगभग मेथड को फॉलो करके स्टैंडर्ड डेविएशन का भी कैलकुलेशन किया जाता है. तो दो मेथड्स हम लोग देखेंगे. फर्स्ट है लॉन्ग मेथड और दूसरा है शॉर्ट मेथड. ठीक, अब इसमें देखो जो दीर्घ विधि है उससे हम कैसे मानक विचलन की गणना करते हैं, उसमें भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. अब उन दो फॉर्मूलों में जो तुम्हें आसान लगे तुम लोग उससे कैलकुलेशन कर सकते हो. तो दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं. पहला क्या है? ये रहा, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स माइनस एम होल स्क्वायर अपॉन एन. ठीक है, ये है एक फॉर्मूला. अब इसमें एफ देखो क्या है? फ्रीक्वेंसी, विभिन्न वर्गों की आवृत्तियां. व्हाट इज एक्स? विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदु. एक्स जो है वो मध्य बिंदु होते हैं. ठीक है, जिस तरीके से हम लोग वहां पर प्राप्तांकों में से घटाते हैं चीजों को, उसी तरह से हम यहाँ वर्गीकृत आंकड़ों में क्या करते हैं? मध्य बिंदु लेते हैं. और मध्य बिंदु का हमने तुम्हें तरीका बताया हुआ है, दोनों को ही जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे. अगर निम्न बिंदु है 10, उच्च है 20, तो मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? 20 + 10 बटा 2, कितना आ गया? 15, है ना? 30 बटा 2, 30 बटा 2 हो जाएगा 15. तो इस तरह से हम मध्य बिंदु की कैलकुलेशन करते हैं, मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू हम एसजी का लॉन्ग मेथड से कैलकुलेशन करते हैं. और यहाँ पर देखिए ये इसी के साथ साथ एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो अभी हम लोगों ने एक देखा ना. ये देखो
जो सबसे पहला तुम लोगों ने देखा था जिसमें x में से m को माइनस करते थे और स्क्वायर करके अपॉन n करते थे, ये उस तरीके का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी उसी हिसाब से लंबी होती है। और यहाँ पर क्या है, अगेन आप देखिए एफ एक्स स्क्वायर, जो अभी तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा वहां पर क्या था, ओनली एक्स स्क्वायर, बट व्हाट इज दिस, दिस इज एफ एक्स स्क्वायर और अपॉन एन, और उसी के साथ साथ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से जो अवर्गीकृत वाला आंकड़ा दूसरी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो क्या था, वो इसी तरीके से उसका फॉर्मूला था। रिजेंबल कर रहा है ना, मिल रहा है ना उसे कि नहीं? यस मैम, बस क्या लग उसमें रहा है? एफ नहीं था मैम, हाँ, उसमें बस उसमें फ्रीक्वेंसी एफ नहीं नहीं थी। था, लेकिन हाँ, तो फ्रीक्वेंसी वहां पे इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां पर वर्गीकरण किया ही नहीं गया था। जब हमें फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं तो वहां पर क्या रहता है, वहां पर हमें ग्रुप का इंटरवल मिलेगा और ग्रुप के इंटरवल के साथ साथ हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो एक्स है दैट इज मध्य बिंदु, और वहां पर जो एक्स था वो क्या था, वो था तुम्हारा मध्य प्राप्तांक। ठीक है, तो वहां पर जो डेटा था उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग था, वो ग्रुप में नहीं था। और यहाँ पे चूंकि ग्रुप में रहता है तो इसके लिए क्या है, हम ग्रुप का मध्य बिंदु निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं और उसी के बेसिस पर ये फॉर्मूले डेराइव किए गए हैं जिनमें रख करके कि हम एसडी की गणना करते हैं। ठीक है, तो ये है दो फॉर्मूले। फर्स्ट वन इज एस जी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स माइनस एम होल स्क्वायर अपॉन एन, जहां पर एफ है विभिन्न वर्गों की आवृत्तियां फ्रीक्वेंसी, एक्स इज विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदु मिड पॉइंट ऑफ डिफरेंट क्लास इंटरवल्स, थर्ड मध्यमान मीन, एंड इसके बाद क्या है, ये जो पूरा है एफ इंटू एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर, ये क्या है, एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर और एफ की गुणाओं का योग, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है, दिख रहा है? क्या हुआ, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? मैम दिख रहा है मैम दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, और बड़ा दिख रहा है ना काफी? यस मैम, बहुत बड़ा यस दिख रहा है। मैम। हाँ नहीं, इतना बड़ा नहीं है, बहुत नहीं, बहुत, है ना? चलो ये देखो, ये रहा। मैम बड़ा डरावना है। इसीलिए तो आज नहीं कराएंगे, आज केवल देख लो, दर्शन कर लो। यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद बैठ के आज पढ़ लेना, तब फिर उसके बाद परसों करेंगे। अच्छा, इतना डरावना नहीं है, होता क्या है ना कि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ दी हुई है, इसलिए तुम्हें ज्यादा डरावना लग रहा है। चलो ये देखो, एग्जाम्पल है क्या कि निम्न सारणी में प्रस्तुत समंक दैट इज डेटा से मानक विचलन ज्ञात करो। तो वर्ग है 15 to 19, 20 to 24, 25 से 29, 30 से 34, इस तरीके से 50 से लेके 54 तक का वर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको वर्गीकृत कर दिया। पहला वाला क्या है, 15 से 19, फिर 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54। ठीक है, और इधर क्या हमने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी नीचे है वो लिख दिया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो ये दो तो ऐसे ही कम हो गया ना कम। एक क्या है, क्लास इंटरवल है, दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब क्लास इंटरवल में आई कितना है वो लिख लेंगे और एफ में एन कितना आ रहा है जोड़ करके वो लिख लेंगे। ठीक, इतने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो मैम। पिछले सवाल थे हमारे मीन मीडियन मोड के, उसमें भी हम लोग यही करते रहते, इसमें भी यही करेंगे। अब उसके बाद आ गया ये तीसरा कॉलम, देखो क्या है, एक्स है ना। अब एक्स क्या है, हमने तुम्हें बताया मिड पॉइंट है, तो 50 और 54 के बीच में 52 आएगा, है ना, आएगा ना? यस मैम। नहीं आएगा? यस मैम आएगा। तो इसी तरीके से सबको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ देखिए 15 to 19 है, तो ये कितना हो गया, 17। तो हमने मिड पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया। अब ये इतना अलग हो गया, ठीक, अब ये छोटा हो गया ना, अब ये केवल इतना समझना है हमको कि क्या है। अब देखिए अगला वाला, ये भी आसान है, एफ एक्स है, एफ ये रहा और एक्स ये रहा। एफ एक्स करना है तो क्या करेंगे, एफ में एक्स का गुणा कर देंगे, इनटू कर ठीक, देना। यस मैम। बस इतना ही करना है। एफ एक्स किया हमने, तो
एफ एक्स करके हमको ये वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये वैल्यूज हमको मिल गई। अब इसके बाद सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स में हमने क्या करना है, ये जो एफ एक्स है सारा का सारा इसको हमको जोड़ देना है, ये वैल्यू मिल जाएगी जिसका कि हमको काम पड़ने वाला है आगे फॉर्मूले में। यहाँ पर देखिए मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो यहां से हमको मिल जाता है मीन। ठीक, मीन का जो फॉर्मूला है वो यही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स हमने निकाल रखा है, एन है 50, तो हमने भाग दे दिया, ये निकल गया 34.8। ठीक, अब इसके बाद अगले कॉलम में क्या है, एफ एक्स स्क्वायर। अब ये एफ एक्स स्क्वायर जो है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स है इसमें फिर से एक्स को इंटू कर देंगे, इसमें इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, अब डरावना इसलिए दिखने लगता है क्योंकि ऑलरेडी ये 52 है। ठीक है, और इसमें फिर से 52 का आपका इंटू हो जाएगा, तो ये जो संख्या यहाँ पर आएगी वो बड़ी दिखने लगती है ना, है कुछ नहीं, केवल करना दोनों का इंटू है, लेकिन जो संख्या दिखेगी वो बड़ी हो जाती है। तो उसकी वजह से ये लगता है जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब खुद ही देखो, वर्ग है, आवृत्ति है, और इसका मध्य बिंदु निकाला, मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट का हमने फ्रीक्वेंसी से गुणा किया, एफ एक्स मिल गया, एफ एक्स में हमने फिर से एक्स का गुणा किया तो हमको एफ एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, ये तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसके लिए हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, जहां पर कि हमको क्या करना है, ये देखिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन निकालना है और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर करके मान निकालना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर काम आएंगी, ये दोनों। और जो पहला वाला फॉर्मूला है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो ये है सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर। तो एम हमने अभी निकाला है ना, तो यहाँ पे एम निकाल लिया था हमने। अब देखो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे ना, कि अगर पॉइंट में आएगा तो क्या होगा, जो कैलकुलेशन होती है वो हो जाती है लंबी, है ना। तो अब तुम्हारा मीन आ रहा है 34.8। नाउ जब तुम इसमें से x माइनस एम करते हो तो x है 52, मीन तुम्हारा 34.8, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 17.2। इसी तरह से वैल्यू आती चली जाएगी। अब जब इसका करोगे स्क्वायर तो ये फिर से दशमलव सब में लगा रहेगा पीछे, और ये संख्या हमको और बड़ी दिखाई देगी, दिख रही है ना बड़ी, लेकिन हुआ क्या है, केवल मध्यमान निकाल करके उसको इससे माइनस किया गया है और उसके बाद उसका कर दिया है स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद जो तुम्हें फॉर्मूले में रखना है वो क्या रखना है, f इंटू एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो x माइनस एम का होल स्क्वायर है इसको हम f से इंटू कर देंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो भी बता दो, आ रही है तो भी बता दो। हाँ अब सही है, जब आ रही है तो फिर तो कर लोगे, ठीक है, तब दिक्कत नहीं होगी। तो ये है लास्ट स्टेप जहां पर कि आपको f इंटू एक्स माइनस एम को होल स्क्वायर करना है और इसको जोड़ करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है। अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, उनमें से पहले वाले में आपको ये रखना है, ठीक है, 3358, n है 50, आप रख करके आसानी से 3358 अपॉन 50 करके कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और इन द सेम टाइम आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला है वहां पर आपने ये वैल्यूज निकाली हैं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर कितना आया था 63910, यही है ना, एफ एक्स स्क्वायर ये हो गया, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 63910, तो हमने यहाँ पर रख दिया 63910 अपॉन एन, ठीक है, माइनस सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो ये एफ एक्स है और ये सिग्मा एफ एक्स, इसकी वैल्यू है 1740। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया तुमने, 1740 बटा 50 इंटू 1740 बटा 50। अब इसके बाद कैलकुलेशन की जाती है, 50 से भाग दोगे इतना आएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये इतनी वैल्यू आएगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, इसका कर लेंगे अंडर रूट तो हमको मिल जाएगा एस डी का मान। ठीक है, यहाँ पर 8.195 आ रहा है और यहाँ पर भी 8.195 आ रहा है।
तो ये इतना प्रोसेस है। तो ये देखने में जितना ज्यादा खतरनाक लगता है, वास्तव में उतना होता नहीं है। ठीक है, बस प्रैक्टिस की बात है कि प्रैक्टिस इसको करना पड़ेगा। तो ये इतने फॉर्मूले हैं, फिर उसके बाद इसके स्टेप्स हैं। लेकिन अभी आप लोग पहले इतना करिए कि जितना आज मैंने बताया है इन शॉर्ट, उसको आप लोग बैठ करके एक बार खोल करके देखिए पूरा, कि कैसे हुआ, क्या एक्सक्यूज मी हुआ, मैम। कौन कौन से प्रोसेस से हम लोगों ने किया। हाँ बताओ। मैम वो दोनों आंसर सेम आने चाहिए। नहीं आने चाहिए, नहीं आते हैं। जैसे इससे पहले एक बार हम लोगों ने प्रोसेस देखा था मीन में, तो वहां पर क्या था, वहां पर यस। अलग अलग आ सकता था, थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंट आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाहे यस। हम किसी भी फॉर्मूले से करें कैलकुलेशन, हमारे आंसर सेम आ रहा है। और एग्जाम में तो तुम्हें इतना सोचने का ओके टाइम ही नहीं मैम, मिलेगा। थैंक जब यू तक मैम। कैलकुलेशन करके खत्म करोगे तब तक तो बस ये होगा, कॉपी मैम जमा तो करो। स्टेप मार्किंग तो रहेगी ना? हाँ हाँ, स्टेप मार्किंग तो होती है। अब तुम ये सोचो, इतनी लंबी चौड़ी तो टेबल है उसकी, पूरा बनते बनते ही टाइम लग जाता है। ठीक है, स्टेप मार्किंग ही होती है। चलो ठीक है फिर, अब आज के लिए तो हमें लगता है इतना बहुत है। हेलो मैम। हाँ बताओ। यस मैम। मैम वीडियो ग्रुप पर डाल दीजिएगा आज वाली।